कार्यपालिका पढ़ा था और कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और हमने राष्ट्रपति टॉपिक को बड़े ही ढंग से समझा दिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ऑब्जेक्टिव बना लिए होंगे और बन भी गया होगा। और बाकी ऑब्जेक्टिव फिर सेशन जब हम लेंगे तो आपको लगातार टॉपिक वाइज आपका सेशन लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है विधायिका। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से प्रशासन का दूसरा जो स्तंभ है वो है आपका विधायिका। विधायिका देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन स्तंभ हैं आपके देश में, जिसके माध्यम से प्रशासन, शासन व्यवस्था देश का चलाया जाता है। ठीक है, तो विधायिका का मतलब ही होता है कानून बनाने वाला। ठीक है, कार्यपालिका मतलब हुआ लागू कराने वाला, न्यायपालिका कानून को बचाने वाला। ठीक है, यानी संरक्षक। तो ये तीनों मिल करके देश में आपको क्या करते हैं, कानून व्यवस्था को संभालते हैं। तो देखिए, विधायिका को यहाँ पर मेन रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक आपका केंद्र की विधायिका, केंद्र स्तर पे जैसे एमपी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा आपका राज्य स्तर पे विधायिका, जैसे आपके विधानसभा, विधान परिषद हो गए। संघीय विधायिका का जो पार्ट है मेन रूप से संसद है, और संसद में आपके राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, दूसरा है आपका लोकसभा जो कि निम्न सदन है, तीसरा है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के संसद के अंग होते हैं और तीनों मिलकर के ही शासन व्यवस्था चलाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जो संसद मिलके बना है, राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति, यही तीनों अंग मिलकर के संसद बना है। अब आ जाइए, राज्य का जो विधायिका है, जो राज्य स्तर पे कानून बनाने का काम करता है, विधानमंडल, उसके तहत हम लोग विधान परिषद जो कि उच्च सदन है, विधान परिषद इधर चला गया है। ठीक है, विधान परिषद यहाँ कर देते हैं। दूसरा है आपका विधानसभा जो कि निम्न सदन है, जिस प्रकार से लोकसभा निम्न सदन है उसी प्रकार से विधानसभा निम्न सदन है। उसके बाद तीसरा है आपका राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल ये भी आपके जो है कानून बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये राज्य स्तर के विधायिका हैं, जो कि राज्य स्तरीय कानून बनाने में भूमिका निभाते हैं। और केंद्र स्तर का कानून बनाने में कौन कौन भूमिका निभाएंगे? राष्ट्रपति, उच्च सभा यानी राज्यसभा, निम्न सभा या निम्न सदन, लोकसभा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आ जाइए संसद। तो अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का चर्चा किया गया है। संसद के तीन पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा उच्च सदन होता है, यानी जो हम लोग जिसको वोट देते हैं, प्रतिनिधि को, वो जिसको वोट देते हैं, तो यानी डायरेक्ट रूप से हम यहाँ राज्यसभा के सदस्यों के साथ जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि हम अपने एमपी से जुड़े होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर आगे चल करके राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। तो हम लोग इसको अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर राज्यसभा में चयन होता है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से जनता प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता यहाँ पे वोट नहीं देती है। सीटों की अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितनी होती है? 250, जिसमें 12 जो होता है विशेष क्षेत्र का होता है। 12 क्या होता है आपका? विशेष क्षेत्र का। और वर्तमान में 250 के जगह मात्र 245 सीट पे ही आपका चुनाव कर सकते हैं, या टोटल सीट है। तो राज्यसभा में अभी वर्तमान सीटों की संख्या 245 है, मैक्सिमम 250 बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 ही बनते हैं। 245 में से आप 12 घटा लीजिए। 12 क्या होंगे? मनोनयन होता है, जो विशेष क्षेत्र के मनोनयन, जो विशेष फील्ड के जानकार होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं संगीतज्ञ हो, वैज्ञानिक हो, ठीक है, कला प्रेमी हो, तो इस तरीके के होंगे। तो यानी टोटल 233 सदस्य कह सकते हैं कि अगर 250 है तो 238 निर्वाचित होंगे, 12 विशेष। लेकिन वर्तमान में 233 ही निर्वाचित होते हैं और 12 को विशेष रूप से मनोनयन किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के सीटों की संख्या कितनी हो गई? 33 12 245। तो 245 सीटों पर राज्यसभा में अभी कह सकते हैं निर्वाचन होता है, या मनोनयन हो करके दोनों मिला के 245 सीट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, टोटल सीट ऐसे 250 है, लेकिन अगर वर्तमान दे दे तो वर्तमान में 245 सीट पे ही राज्यसभा चुने जाते हैं। ठीक है, जिसमें 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, बाकी शेष का क्या होता है? निर्वाचन होता है।
अब आ जाइए बिहार में टोटल जो राज्यसभा सीट की संख्या वो है 16। कितने सीट है? 16। जो राज्यसभा में जो सदस्य चुन करके जाते हैं बिहार से वो 16 सदस्य जाते हैं। ठीक है, आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में जाने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए? 35। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए कितना चाहिए उम्र? वार्ड कमिश्नर का लड़ना है तो कितना चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने के लिए कितना चाहिए? 18 वर्ष। तो ये समझ गए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ये अति महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए, राज्यसभा है वह अस्थाई सदन, चूँकि यह 5 वर्ष पे विघटन नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होंगे? सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर उतने ही सदस्य का निर्वाचन हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से कभी यह भंग नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? आपका एक अस्थाई सदन है जिसका पूर्ण विघटन नहीं होता है, यानी अनुच्छेद 83 के तहत यह एक अस्थाई सदन है। अगर पूछे कि लोकसभा राज्यसभा में कौन सा अस्थाई सदन है तो आपका राज्यसभा है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और उतने ही सदस्य का निर्वाचन हो जाता है। तो यानी प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य को क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जिनका 6 वर्ष पूर्ण जाता है उनको हटा दिया जाता है, फिर नए लोगों का 2/3 सदस्यों को वहाँ पे चुनाव करके वहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि राज्यसभा में कैसे होता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगर पूछ दे कि अभी वर्तमान में कौन है, तो अभी जो उपराष्ट्रपति होंगे क्या नाम है उनका? उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो जैसे अभी जगदीप धनखड़ बन चुके हैं, तो उपराष्ट्रपति अगर पूछे कि राज्यसभा का पदेन सभापति अभी वर्तमान में कौन है, तो आप लोग क्या करेंगे कि उपराष्ट्रपति का नाम बता देंगे। ठीक है, जगदीप धनखड़ जैसे हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होता, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और इनका वेतन सिंचित निधि से दिया जाता है। महासचिव, इसके नीचे महासचिव का पद होता है जो कि कार्यकारी इकाई होती है, यानी जो कार्यालय होता है ना, ऑफिस, उसका कार्य का मेन हेड हुए वो महासचिव कहलाते हैं। और इनकी नियुक्ति सभापति के द्वारा, जो राज्यसभा के सभापति जो होंगे, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हीं के द्वारा की जाती है। और सभापति का ये सलाहकार भी होते हैं, सलाह भी देने का काम ये करते हैं। ठीक है, कौन? महासचिव। तो आप समझ गए कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और वही महासचिव की नियुक्ति करते हैं। महासचिव का काम है जो कागजी काम है, लिखा पढ़ी, डाटा को मंगाना, सारा कुछ देख रेख करना, ऑफिशियल वर्क वो महासचिव के माध्यम से किया जाता है। अब आते हैं राज्यसभा की शक्ति। राज्यसभा को क्या क्या शक्ति दी गई है? अति महत्वपूर्ण है। विधायी शक्ति क्या है? संविधान संशोधन भी कर सकती है। कोई संविधान कानून बना है उसका संशोधन कर सकती है। गैर वित्तीय विधेयक जो भी है, वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही पास होगा जिसमें धन से रिलेटेड है विधेयक, धन से रिलेटेड कुछ कानून बनाना है, कुछ भी है, पारित करना है, तो वो आपका राज्यसभा में नहीं होगा, वो लोकसभा में होगा। गैर धन से रिलेटेड है, गैर वित्तीय विधेयक है, वो आपका राज्यसभा में पारित हो सकता है। विशिष्ट शक्ति क्या है? अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करती है और 2/3 सदस्य का समर्थन 312 के तहत कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। राज्यसभा यूपीएससी का जो सीट होता है उसको बढ़ा भी सकती है। अखिल भारतीय सेवा जो है, जो IAS IPS बनते हैं लोग, तो राज्यसभा का ही काम है उसमें सीट को बढ़ाना। दूसरा काम है कि कोई राज्य विषय पे सूची, राज्य सूची पे अगर कानून बनाना है तो वो भी आपका राज्यसभा बना सकती है। ठीक है, और बशर्ते उसमें 2/3 सदस्यों का समर्थन हो। ठीक है, अब आ जाते हैं लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और ये संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत, संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत? 81 के तहत लोकसभा होता है और इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। याद रखें कितनी सीट है? 552, 552। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपका इतने सीट पे नहीं होता है, 545 सीट पे ही होता है। वर्तमान में कितने सीट पे होता है?
545। ऐसे यहाँ पे क्या था कि 530 राज्यों के कुल प्रतिनिधि जो हैं वहाँ से चुन करके जाते हैं एमपी, और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके जाते हैं, ठीक है। और 2 एंग्लो इंडियन को चुन करके दिया जाता है। एंग्लो इंडियन उनको कहते हैं जिनकी माता भारतीय मूल की हैं और पिता यूरोपीय मूल का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं या नेपाल का, यूरोपीय मूल का अगर पिता है और उसकी माँ भारतीय हैं तो उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और उसके लिए चूँकि जब आज़ादी हुआ था, देश में आज़ादी मिली थी, तो उस समय उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। खास करके आप पुदुचेरी, गोवा उस साइड जाइएगा तो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। तो उनके लिए 2 एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था सीट, अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन अब क्या है कि वह सीट को नहीं फुलफिल किया जाता, उनकी संख्या उतनी नहीं है तो प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जाता। तो अभी देखिए वर्तमान में क्या है कि 545 सीट पे ही अभी आपका चुनाव होता है। 545 में 2 एंग्लो इंडियन हो गए, 530 राज्यों से हो गए, 13 संघ क्षेत्रों से हो गए, यानी टोटल आपका कितना हो गया 545, ठीक है। 545 सीट हो गया। अभी फिलहाल हो रहा है, लेकिन राज्य स्तर पे एंग्लो इंडियन का सीट बहुत जगह समाप्त हो गया है, तो धीरे धीरे देश स्तर पे भी हो सकता है समाप्त हो जाए। लेकिन अभी 545 में 2 एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आते हैं आयु। अहर्ता में जो भी लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष आयु होना चाहिए, तो 25 वर्ष। कितना वर्ष आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। आपातकाल के अवधि में 5 वर्ष तक इसको बढ़ाई जा सकती है, किंतु एक बार में 6 महीने की ही अवधि तक बढ़ेगा, उससे अधिक नहीं होगा। यानी मान के चलिए कोरोना आ गया, चुनाव नहीं हो सका लोकसभा का, तो उस समय तक 6 महीने के लिए चुनाव टल सकता है, फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह जो है 5 वर्ष तक इसको आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नौबत आता नहीं है। संसद जितनी बार चाहे बढ़ा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब देखिए लोकसभा में भी उसकी अध्यक्षता करने वाले होते लोकसभा स्पीकर, जैसे ओम बिरला करते हैं। अभी कौन है? ओम बिरला ही है ना लोकसभा स्पीकर। तो वो क्या करते हैं कि सभी सदन के सदस्यों को मौका देते हैं, बार बार से नहीं अगर रहेंगे तो फिर सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। नहीं, ये स्थिति देश के मेन संविधान जो बना रहे हैं, कानून बना, उनकी है कि आपस में लड़ लेते, ठीक है। जो नेता है वही लड़ने लगते, तो देश की जनता क्या करे? तो उनको चुप करने के लिए, उनको शांत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, बैठक की अगुवाई करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। कार्य क्या? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये देखना। सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जब कोई भी कानून देश के लिए ज़रूरी है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक हुआ, उस केस में जो है अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। किसी प्रस्ताव पर अगर बराबर मत पड़ जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष जिधर निर्णय दे देंगे, जिधर वो अपना वोट दे देंगे, उनको विजय हासिल हो जाए। ऐसे वो वोट नहीं करेंगे, लेकिन जब बराबर हो जाता है किसी पक्ष और विपक्ष में, तब जा कर के वो वोट अपना दे सकते हैं, कीमती वोट। वो जिधर देंगे वो जीत जाएगा। बैठक की गणपूर्ति का कुल का 1/10, यानी बैठक तभी मान्य होगा जब पूरे सदस्य का 1/10 सदस्य वहाँ उपस्थित होंगे, तभी कोई भी विधेयक पास होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो कई लोग को ये समझ में आता है कि लोकसभा अध्यक्ष ही प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रोटेम स्पीकर एक अलग पद है, और इसमें लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो पहले से देख रखे होते हैं किस प्रकार से शपथ ग्रहण होता है, किस प्रकार से प्रोसेस होता है, तो उनको पहले से वहाँ पे बना दिया जाता है। चूँकि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं बने होते हैं, तो सभा चलाएगा कौन? किसी भी सभा को चलाने के लिए एक सभापति की आवश्यकता होती है। और जब जैसे बहुमत हासिल की कोई पार्टी विघटन के बाद, तो उस समय तो कोई लोकसभा अध्यक्ष होता नहीं है, तो उस स्थिति में कौन संभालेगा? तो जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं बहुमत पार्टी के, उसी में से एक को बना दिया जाता है कि आप चलिए देख रेख कीजिए, चूँकि आपने बहुत लंबा समय से लोकसभा में बिताया, तो आपको अनुभव है, तो उनको बना दिया गया। तो वो क्या करेंगे कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव कराने में मदद करेंगे। फिर नवनिर्वाचित सदस्य जो आएंगे, लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, सबको शपथ दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो इनका काम खत्म। लोकसभा अध्यक्ष बैठ गए तो अब वही काम कौन करेंगे? सभा स्पीकर वाला प्रोटेम स्पीकर का काम कौन करने लगेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करने लगेंगे। समझ गए? इनका काम है
कि अगुवाई करके सबको सुचारू रूप से स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी तो लोकसभा अध्यक्ष आगे गाड़ी खींचेंगे, ठीक है। अब आज ये लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष महासचिव को चुनते हैं। तो देखिए आप कहिएगा लोकसभा अध्यक्ष और महासचिव कौन होते हैं, तो एक देखिए ऑफिशियल काम अलग होता है और नेता जो होते हैं वो अलग बैठते हैं। तो जो नेता लोग बैठते हैं लोकसभा में उनका हैंडल लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लेकिन जो कार्यकारी अंग है, कार्यपालिका जो ऑफिशियल पार्ट है, कागजी काम जहाँ पे तैयार होता है वो महासचिव के अंदर होता है। तो इसको चुनते कौन है, और वो आईएएस अफसर रहते हैं। जो महासचिव होते हैं वो आईएएस यूपीएससी कैडर के आईएएस अफसर रहते हैं, उनको बनाया जाता है, वो भी रिटायरमेंट से पहले, बहुत एक्सपीरियंस वालों। प्रशासनिक पद होता है और सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई का संचालन महासचिव के द्वारा ही होता है। यह संसद का अस्थायी अधिकारी भी होते हैं, अस्थायी अधिकारी नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थायी अधिकारी होते हैं, कुछ वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। अब आते हैं लोकसभा की विधायी शक्ति। तो लोकसभा को कानून बनाने की भी शक्ति है, विधायी शक्ति है, क्या है, सभी प्रकार के विधायकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उनसे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यसभा से भी ज़्यादा शक्ति किसको प्राप्त है, लोकसभा को। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। किसी विधेयक के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो किसी विधेयक को अगर गतिरोध हो गया, आपस में ही पक्ष विपक्ष बराबर हो गए या लड़ रहे हैं, उसको कानून को पारित होने नहीं दे रहे हैं, बैठक में शामिल नहीं हो रहे, तो संयुक्त रूप से बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन बुलाता कौन है, उनको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो हाँ, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, लेकिन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामले संयुक्त बैठक बुलाए जाने के प्रावधान हैं, ठीक है। एक संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़ करके जो भी मामला होगा लोकसभा में जो जाएगा संसद में, उसमें आपको संयुक्त रूप से ही बैठक बुलाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सदन का नेता, जो मेन नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और विपक्ष का नेता उसको माना जाता है जो प्रत्येक सदन का 1/10 जो है वोट ला करके, जैसे 550 सीट है लोकसभा में, तो जिनके पास 55 प्लस सीट होगा वो विपक्ष कहलाते हैं, ठीक है, विपक्ष पार्टी। तो कई बार विपक्ष इतना कमज़ोर हो जाता है कि विपक्ष बनने लायक भी नहीं रहते हैं, ठीक है। वर्ष 1969 में विपक्ष के पहला नेता जो बने थे उनका नाम था राम सुलग सिंह। देखिए कब बने, 1969 में, और देश में चुनाव होकर के संविधान लागू 1950 में ही हो गया था, यानी 19 वर्ष तक एक छत्र राज कांग्रेस ने किया। उसके बाद ही राम सुलग सिंह विपक्ष के नेता बन पाए किसी अन्य पार्टी के, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने थे श्याम नंदन मिश्रा। तो ये सब भी प्रश्न बीपीएससी आपको पूछ सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन करके रहिए। अब लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति क्या हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, ठीक है। इनके बिना सहमति के, विपक्ष के बिना सहमति के इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। सचेतक क्या है कि अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है कि कहीं वो दूसरे पार्टी में तो मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको मिलने से रोकता है, जा करके होटल में बंद कर देगा, पैसा वैसा दे करके किसी पार्टी में उसको मिलने नहीं देता है, उस पर ध्यान रखता है अपने सदस्यों पे, सचेतक का काम है। तो इस प्रकार से आपको हमने आज लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, साथ में लोकसभा स्पीकर के कार्य, साथ में आपका उपराष्ट्रपति के कार्य जो सभापति का जो काम करते हैं राज्यसभा का, ठीक है, तो वो हमने टॉपिक करवाया। निश्चित तौर पे आपके पॉलिटी में
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइए और आपको उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में ज़रूर आया होगा। और आज का जो टॉपिक था वो था आपका संघीय विधायी का, साथ साथ राज्य के विधायी का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे हम लोग करते जाएंगे। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं लिख देता हूं, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जुड़ सकते हैं और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है कंपटीशन हब का, उसमें जाइए, उसके बाद स्टोर में जाइए और फिर आपको जो भी कोर्स करना है उससे आप जुड़ करके कर सकते हैं। अभी बहुत ही कम फीस में करवाया जाएगा आपको और बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। और उम्मीद करेंगे कि आपके सारे प्रश्न यहीं से आएंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।